चलिए, तो ट्राइडेंट का वीकली लेक्चर स्टार्ट करते हैं। अक्टूबर का थर्ड वीक क्या क्या हॉट न्यूज रही, की इश्यूज क्या क्या रहे हैं हमारे पास में, एक बार कवर करते हैं। तो सबसे पहले इंडिया ने वापस से वीजा सर्विसेज जो कनाडा के साथ में रिज्यूम कर दी है। अब ये न्यूज आई है, इसके अंदर में कुछ की टर्म्स रही हैं जो आपके लिए प्रीलिम स्पेसिफिक इंपॉर्टेंट रहेंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल, वियना कन्वेंशन। नेक्स्ट, ग्लोबल कॉम्पैक्ट फॉर माइग्रेशन। एंड देन लिस्ट ऑफ वीजा फ्री कंट्रीज जहां पे इंडिया के साथ में वीजा फ्री एग्रीमेंट है। आपको वीजा की जरूरत, कुछ जगह होता है जहां वीजा ऑफ अराइवल होता है। वीजा ऑन अराइवल में काफी सारी कंट्रीज हैं जहां पे लिस्ट है, लेकिन यहाँ पे वीजा फ्री कंट्रीज बड़ी कम होती हैं। अब वहां पे हो सकता है आपको मैच द फॉलोइंग के केस में आपको ऐसा कुछ वो दे दे, तो इस तरीके से आपको ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट, एसटी स्टेटस दिया गया है एक हेटिस कम्युनिटी या हाथिस कम्युनिटी बोलो। ये एक्चुअली राज्यसभा ने इसको एग्रीमेंट दे दिया था बहुत पहले, अभी फिर से ही न्यूज में आया है, कुछ 3-4 महीने पहले का ये कंटेक्स्ट है। लेकिन यहाँ पे आपको ये कम्युनिटी का नाम पता होना चाहिए। ये स्पेलिंग दोनों ही वैलिड होती है, क्योंकि हैटी और हैथिस ये आपको न्यूज में मिलेगी, और ये आपको अभी इन दिनों, ये 4 महीने पहले की न्यूज में है और एक ये अभी, ठीक है। पर इस कम्युनिटी के बारे में पढ़ो, क्योंकि एसटी स्टेटस इतनी आसानी से नहीं मिलता, ठीक है। फिर ट्विन साइक्लोन्स की बात चल रही है। ट्विन साइक्लोन्स कहां कहां? एक साइक्लोन तेज एंड साइक्लोन हमून, दोनों के बारे में देखो। नो देयर मीनिंग्स, ओरिजिन, एरियाज एंड इम्पैक्ट्स, क्योंकि ये दोनों ही इंडिया पे इम्पैक्ट करने वाले हैं। तो ये दोनों ही आपको पता होना चाहिए। ऐसा होगा कि इनके ओरिजिनेशन या एरिया ऑफ स्पेसिफिक हिट जहां कर रहे हैं, इसको मैच द फॉलोइंग में आएगा और ये ऊपर नीचे कर देंगे। स्टेटमेंट लिखा आएगा और ऊपर नीचे कर देंगे, क्योंकि ये एक साथ आ रहे हैं, ट्विन साइक्लोन है, न्यूज में एक साथ चल रहे हैं, तो आपको कंफ्यूजन क्रिएट कर सकते हैं। सेम सेक्स मैरिज पे बहुत सारे जजमेंट्स आए हैं, बहुत सारे केसेस, और अभी भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर केस चल रहा था। हालांकि अभी तक इस तरह का कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि एडिटोरियल्स में अभी 2-3 दिन में कुछ केसेस के नाम आए हैं जिसमें सेम सेक्स मैरिजेस से वो रिलेटेड है। अब वो आपको, जैसे राज मन्नार कमेटी के बारे में पूछ लिया था, है ना, जो आपका स्टेट सेंटर रिलेशनशिप के बीच में था, यूपीएससी प्रीलिम्स से पूछ लिया। हो सकता है इस तरह से आए कि ये केसेस जो हैं ये इससे पर्टिकुलरली रिलेटेड है कि नहीं है। स्पेशली आपको अभी जो केस चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में, उसका कंटेक्स्ट पता होना चाहिए कि उस केस का नाम क्या है, क्योंकि वो बहुत बड़ा जजमेंट आया है इस साल। अच्छा, ये आपको मैंने शायद लास्ट टाइम भी कवर करवाया, लेकिन रिपीट मैं करवाना चाहूंगा आपको। ग्रीन वॉशिंग एंड ग्रीन टैक्स, वेरी हॉट फॉर प्रीलिम्स 2024। ग्रीन वॉशिंग इस बार अक्टूबर के मंथ में दूसरी या तीसरी बार रिपीट हो रहा है न्यूज में, ठीक है। नेक्स्ट, फसाए के अंदर में एक और ये कि भाई डिसेबल्ड पीपल के लिए क्यूआर कोड आना चाहिए, ठीक है। अब आपको फसाए के बारे में जानना पड़ेगा, और इस क्यूआर कोड के पीछे कौन सा रेगुलेशन है? लेबलिंग एंड डिस्प्ले रेगुलेशंस 2020। तो आपको ऐसे कुछ स्टैच्यूज, रूल्स, रेगुलेशंस जो कॉमन मैन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हैं, ऐसे कुछ रेगुलेशंस आपको पता होने चाहिए, ठीक है। तो एक न्यूज हमारी चल रही थी कोऑपरेटिव एक्सपोर्ट बॉडी से रिलेटेड, जिसको एक ये नई बॉडी बनाई गई है, ठीक है, इनॉग्रेशन किया गया है। नेशनल कोऑपरेटिव एक्सपोर्ट्स लिमिटेड, कोई नई बॉडी अगर बनती है तो इसका मतलब कि उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर कुछ डेवलपमेंट्स हैं जिसको जिसको रेगुलेट करने के लिए सरकार को लग रहा है कि एक इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म हमारे लिए जरूरी है। तो ये इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म नया इंट्रोड्यूस किया गया है, तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। किस मिनिस्ट्री के अंडर में आ रही है, क्या काम कर रही है, क्या ज्यूरिसडिक्शन है इसका, चेयरमैन कौन होता है, इस तरह की कुछ चीजें, ठीक है। एक न्यूज चली, बट इसके अंदर टर्म थी
ड्यूरेबल वर्सेस फ्रिक्शनल लिक्विडिटी। इसको पढ़ोगे तो मजा आ जाएगा। जो दिख रहा है वो हो सकता है कि 4 लाइन ही हो पढ़ने में, लेकिन जब ये प्रीलिम्स में रिफ्लेक्ट होगा तो आपको लगेगा कि यार ये तो सुना ही नहीं था कभी, बट ये न्यूज में था। इसको प्लीज देखना। मेरा गेस है कि ये पूछा जाना चाहिए, अच्छी चीज है, क्योंकि ये बहुत जगह बहुत कंट्रीज में इकोनॉमी में बहुत अच्छा फिनोमेना देखने के लिए मिल रहा है। नेक्स्ट इज जो राइस प्रोड्यूसर्स हैं, ठीक है, उन्होंने अपना थोड़ा सा जो शेयर है वो बढ़ा लिया है आफ्टर रिपोर्ट सेज दैट इंडिया में कट मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस फॉर बासमती। अब एक आपने एमएसपी पढ़ा था, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, एक होता है मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस। ये रहा, एक तो मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस और उसके साथ में किसके अंडर में आ रहा है, तो आपको पता होना चाहिए जब एमएसपी के लिए आपसे यूपीएससी सवाल पूछ सकता है कि एमएसपी कैसे डिसाइड होती है, उसमें कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स या कैबिनेट कमेटी ऑन एग्रीकल्चर का क्या रोल रहता है। तो ये भी एक बहुत अच्छा प्रोबेबल क्वेश्चन है कि मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस क्या होती है और ये मिनिमम एक्सपोर्ट स्कीम क्या है। ठीक है, ठीक है। अब दिल्ली से ऊपर उठ के अब मुंबई के अंदर में बड़ी अजीब सी बात है, पर फिर भी कोस्टल एरिया है, उसके बावजूद भी एयर पोल्यूशन काफी ज्यादा देखने के लिए मिल रहा है। अब कोस्टल एरियाज में हमेशा मॉडरेट क्लाइमेट रहता है, क्योंकि वो सी का जो इफेक्ट होता है उसको मॉडरेशन पे ले आता है, लेकिन उसके बावजूद भी एक अर्बन एयर पोल्यूशन है। ये अर्बन एयर पोल्यूशन हमको बहुत ज्यादा देखने के लिए मिल रहा है मुंबई में। अब मुंबई से अगर आप हटोगे तो 2-3 सिटीज और ज्यादा न्यूज में रहती है। एक चेन्नई की वाटर क्राइसिस, बैंगलोर के अंदर ट्रैफिक का जाम, गुरुग्राम या दिल्ली एनसीआर बोल लो, और एक ये मुंबई। ये क्या है, मेगा सिटीज हैं। अब इन मेगा सिटीज में जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है या पोल्यूशन के कारण जो चेंजेस हो रहे हैं, उनके फैक्टर्स आपको पता होने चाहिए, क्योंकि ये मेंस में भी आपसे पूछा जा सकता है कि अर्बन एयर पोल्यूशन की वजह क्या है। तो आपको चारों पांचों सिटीज का एग्जाम्पल, चेन्नई जैसी सिटी जो तमिलनाडु के अंदर में है, कोस्टल एरिया है, सी के पास में, वहां पे वाटर क्राइसिस देखने के लिए मिल रही है। कारण, मुंबई कोस्टल एरिया है, मॉडरेट क्लाइमेट रहना चाहिए, उसके बावजूद भी हमको वहां पे एयर पोल्यूशन मिल रहा है। कारण, दिल्ली एक्सट्रीम क्लाइमेट फेस करती है, लेकिन सर्दियों में आपको वहां पे इतनी ज्यादा पीपीएम पोल्यूशन मिलेगा, आपको महसूस होगा कि इतना ज्यादा फॉगी और अ, मतलब जो सटल बर्निंग स्टबल बर्निंग के कारण जो चीजें हो जाती है दिल्ली की क्लाइमेट में, वो सब आपको फैक्टर्स पता होने चाहिए। ठीक है। कस्तूरी कॉटन भारत, एक पीयूष गोयल जी ने एक नई वेबसाइट लॉन्च करी है, कस्तूरी कॉटन भारत। अब आपको कस्तूरी कॉटन के बारे में पता होना चाहिए, क्या स्पेशलिटी है कस्तूरी कॉटन की। देखो, जैसे मान लो सैफरन है, अब सैफरन की किसी एक पर्टिकुलर वैरायटी के बारे में कुछ स्पेशलिटी है जो न्यूज में छपी, या किसी एक पर्टिकुलर चीज को जीआई टैग मिला, तो जीआई टैग क्यों मिला ये इंपॉर्टेंट है, कुछ खासियत होगी उसमें, उस खासियत के बारे में जानो। तो अमित शाह जी ने फिर से इनॉग्रेट किया है हमारा एक फर्स्ट लिक्विड नैनो डीएपी प्लांट, जो कि इफ्को के अंडर में आता है। अब यहाँ पे ये गुजरात के अंदर में ओपन हुआ है। यहाँ पे 2-3 चीजें इंपॉर्टेंट है। पहला, यूरिया पे तो यूपीएससी क्वेश्चन पूछ चुका है। यहाँ पे ये इस वीक में 2 बार न्यूज में आया है। डायोमोनिया फॉस्फेट, रेगुलेशन एजेंसी इफ्को, गुड़गांव के अंदर बस स्टैंड इफ्को चौक पे ही है। लोग उसको इफ्को चौक बुलाते हैं, लेकिन उनको पता नहीं इफ्को है क्या। इफ्को का संबंध फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव से है, और वन ऑफ द लार्जेस्ट कोऑपरेटिव्स है ये। ठीक है, और उसके बाद में अमोनिया। तीनों को जानो, इनका इम्पैक्ट समझो, सॉइल प्रोफाइल पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, क्या इनके इल इफेक्ट्स हैं, इंडिया का क्या स्टेटस है प्रोड्यूसर में, क्या हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं इसका या इंपोर्ट डिपेंडेंट है।
ये आपको पता होना चाहिए, सेल्फ सफिशिएंसी, क्योंकि प्रीलिम्स में एज इट इज स्टेटमेंट बन के आ चुका है। हाँ जी, पर्पल इकोनॉमी यूपीएससी मेंस इस साल भी पूछ चुका है। केयर इकोनॉमी को क्या बोला जाता है? ठीक है। मिलेट्स 2023 इंटरनेशनल ईयर्स ऑफ मिलेट्स डिक्लेयर कर दिया गया है। मिलेट्स को तो छान लेना, हर तरह के मिलेट्स पता होना चाहिए आपको, इनका किस, कौन से टाइप के मिलेट्स कौन से न्यूट्रिएंट में, किस विटामिन्स में या कौन से न्यूट्रिएंट्स में रिच होती है, जैसे जिंक होता है, आयरन होता है। सिर्फ इतना सा पता रखना कि मिलेट्स की कैटेगरी और कौन से मिलेट्स किस में रिच है, ये आपको पूछा जाएगा प्रीलिम्स में। मिलेट्स की इंपॉर्टेंस, उसकी सिग्निफिकेंस, इकोनॉमिकल इम्पैक्ट, एग्रीकल्चर वाले पोर्शन में ये आपसे जीएस 3 में पूछा जाएगा। अब हमारा जो फोकस है अब धीरे धीरे प्रीलिम्स की तरफ शिफ्ट होने लग गया है, क्योंकि अब कोशिश यही है कि हम मैक्सिमम प्रिडिक्शंस अपने ला सकें प्रीलिम्स में। हाँ जी, डू यू कॉल दिस इक्वालिटी? आइसलैंड वुमेन ने एक स्ट्राइक लॉन्च करी और इस वुमेन का, सॉरी, इस प्रोटेस्ट का जो नाम है वो क्या दिया गया है? डू यू कॉल दिस इक्वालिटी? मुझे तो ये बड़ा नाम पसंद आया, अपने आप में ही सवाल है और सवाल अपने आप में ही बवाल है। डू यू कॉल दिस इक्वालिटी? आइसलैंड जैसी कंट्री, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज जहाँ पे फेमस है ये लोग इक्वालिटी के लिए, अपने सिविल लाइफस्टाइल के लिए, गवर्नमेंट इक्वल स्टेटस देती है ना, सोशल वेलफेयर मेजर्स के लिए लोग बड़े फेमस है स्कैंडिनेवियन कंट्रीज। वहां पे सवाल खड़ा हुआ है, डू यू कॉल दिस इक्वालिटी? अब इस साल जो नोबेल प्राइज इकोनॉमिक्स में मिला है, किस में मिला है? जेंडर। अब जेंडर पे गैप यहाँ पे आइसलैंड जैसी कंट्री में भी 30 से 40% जो है वुमन कम अर्न करती है, डिस्पाइट बीइंग ऑन द सेम पोजीशन, हैविंग सेम स्किल्स। उनकी जो वेजेस है वो 30 से 40% कम है विद रिस्पेक्ट टू देयर मेल काउंटर पार्ट्स। तो जेंडर बेस्ड वायलेंस, अब ये फिजिकल भी, इकोनॉमिक भी, सोशल भी, साइकोलॉजिकल भी, हर तरह की वायलेंस के मैनिफेस्टेशंस हैं। इसके बारे में थोड़ा सा जान लेना। GS 1 के अंदर बहुत हॉट इशू है, मेंस 2024 के लिए भी। और जेंडर पे गैप या जेंडर पे से जितनी भी रिलेटेड रिपोर्ट्स आ रही है, कौन सी एजेंसी पब्लिश कर रही है, उसकी पैरामीटर्स क्या है, ये इस साल के लिए प्रीलिम्स के लिए बहुत हॉट रहेगा। बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी कि इस बार आपसे जेंडर पे गैप रिपोर्ट या जेंडर गैप रिपोर्ट पूछ ली जाए। ठीक है, इसराइल पैलेस्टीन जाएगा ही नहीं, क्योंकि इसराइल मानने को तैयार नहीं है और पैलेस्टीन के पीछे नई नई पावर सपोर्ट करने के लिए आ गई है। पर यहाँ पे एक टर्म आई बीच में, केमिकल वेपन कन्वेंशन, जेनेवा प्रोटोकॉल, बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन एंड नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। आगे आप देखोगे, क्योंकि ये सारे वो हैं जो वेपन्स रिलेटेड कन्वेंशंस हैं, नीचे है इसमें और CTBT, कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी, वॉजिनार एग्रीमेंट एंड ऑस्ट्रेलिया ग्रुप। ये सारे के सारे वो अग्रीमेंट्स हैं, इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स हैं जो वेपनाइजेशन ऑफ ग्लोब को कंट्रोल करते हैं, वेपनाइजेशन ऑफ दिस ब्यूटीफुल प्लेस कॉल्ड एज अर्थ। तो ये वेपन वॉरफेयर से रिलेटेड चीजों को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। इसमें एनपीटी भी है, CTBT, वॉजनार, ऑस्ट्रेलिया ग्रुप, केमिकल वेपन कन्वेंशन, बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन, जेनेवा प्रोटोकॉल, सबके बारे में जानना बहुत हॉट है, बहुत हॉट टॉपिक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जुडिशियल काम ये कीवर्ड है ना। अभी जैसे हम जुडिशियल एक्टिविज्म की बात करते हैं, जुडिशियल ओवररीच की बात करते हैं, तो जुडिशियल एक्टिविज्म और ओवररीच के बीच में एक नया टर्म है, जुडिशियल काम। दैट जब आप पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि भाई जुडिशरी को अपने डिसीजंस में और जजेस को अपने डिसीजंस को देते समय एक एहतियात बरतना चाहिए, एक पीसफुल एटीट्यूड रखो, काम रहो। अभी कई जगह पे एक हाई कोर्ट का कोई जज है, अगर आपने न्यूज पढ़ी हो तो उन्होंने अपने वुमेन काउंटर पार्ट से माफी मांगी है। जो आउटरीच उन्होंने कोर्ट में अपने वुमेन काउंटर पार्ट के साथ में कर दिया, उसके लिए उनको माफी मांगनी पड़ी है। नाउ द पीपल आर डिमांडिंग दैट दैट वीडियो शुड नॉट गो आउट ऑफ
दिस इंटरनेट, बट ही इज सेइंग कि यार इसको इंटरनेट से भी हटा दो। हाई कोर्ट का जज, अब यहां पे ही एक टर्म आई जुडिशियल काम, ये आपके लिए की टर्म है। ऑफ कोर्स ऑक्टेव रेटिंग ऑफ फ्यूल्स, ये आपने पता ही नहीं होगा कि डीजल की, पेट्रोल की, टेस्टिंग फ्यूल्स की, वाइट पेट्रोल की एक ऑक्टेव रेटिंग्स होती है। ऑक्टेव नहीं होती है, ऑक्टेन होती है, TANE, ऑक्टेन। ठीक है, अब यहां पे आप के लिए मैंने यहाँ पे एक लिंक ड्रॉप किया हुआ है। इस लिंक में ऑथेंटिकली आपको सब कुछ एक्सप्लेन किया गया है। यहाँ से अगर आप पढ़ लोगे तो आपको सब समझ आ जाएगा कि ऑक्टेन रेटिंग्स हाईएस्ट किस में है, लोएस्ट किस में है, कहाँ कहाँ क्या क्या है। ठीक है, तो दिस इज ऑक्टेन रेटिंग्स, प्लीज मेक अ करेक्शन है ओवर हियर, दिस इज ऑक्टेन। जो आपके पास PDF आएगी उसमें करेक्शन हो जाएगा। अच्छा, तमिलनाडु में पीछे बैकवर्ड क्लासेस के क्लासिफिकेशन के लिए 1980s में कुछ कमीशंस बनी थी, जिसमें ये दो कमीशंस, अब आपको कुछ भी नहीं है करना है उसमें, अंदर जाके नहीं पढ़ना। यू शुड जस्ट रिमेंबर कि हमने पिछले वाले ट्राइडेंट में रोहिणी कमीशन देखा, जो कि इससे सब कैटेगराइजेशन से रिलेटेड था। यहाँ पे हमारे पास में दो कमीशंस और हैं। इसका रेलेवेंस पता होना चाहिए, हर कमीशंस का उसके सब्जेक्ट के साथ में रेलेवेंस पता होना चाहिए कि कमीशन किस लिए था। कुछ चीजों को बहुत डेप्थ में पढ़ना है और कुछ चीजों को पासिंग रेफरेंस की तरह पढ़ना है, क्योंकि वहां से प्रोबेबिलिटी किस तरह का क्वेश्चन बन सकता है वो थोड़ी सी कम होती है ना। महुआ मित्रा केस है ना, पेड फॉर क्वेश्चनिंग अडानी ग्रुप इन लोकसभा। महुआ मित्रा का अगर आप केस पढ़ रहे हो इस वक्त, तो वहां पे दो कमिटीज हाईलाइट हो रही हैं, एक एथिक्स कमेटी और एक प्रिविलेज कमेटी। प्रिविलेज कमेटी महीने भर पहले भी न्यूज में थी, एथिक्स कमेटी अब न्यूज में आई क्योंकि महुआ मित्रा वाला जो केस है वो बड़ा हाईलाइट हो गया है, इस पे इंक्वायरी भी सेटअप हुई है। आपको मान के चलना है कि ये आपके लिए प्रीलिम्स में आने वाला सवाल है। ठीक है, आर्कटिक एनवायरनमेंट है ना, जैसे ग्लोबली जितनी भी वार्मिंग हो रही है उससे 5 to 10 टाइम्स अलग अलग जगह पे आर्कटिक और अंटार्कटिक की वार्मिंग बढ़ रही है। तो उससे क्या हो रहा है, आइस जो है वो मेल्ट हो रही है, वाटर लेवल राइज करेगा उसकी वजह से, और आर्कटिक की वार्मिंग का बहुत बड़े इंपैक्ट्स हैं। तो वहां पे एक आर्कटिक काउंसिल की टर्म बनेगी, क्योंकि उसमें मेंबर इंडिया है कि नहीं है, नहीं है, ऑब्जर्वर स्टेटस है। और वहां पे इंडिया के जो मिशन गए हुए थे उस पे एक सवाल यूपीएससी पूछ चुकी है प्रीलिम्स में। आपको ये भी जानना है कि इस इशू में आर्कटिक एनवायरनमेंट में जो क्लाइमेट चेंज आ रहा है, मतलब क्लाइमेट चेंज का जो इम्पैक्ट है इन रीजन्स में आर्कटिक और एंटार्क्टिका में, ये आपके लिए की इशू बनेगा फॉर योर मेंस, स्पेसिफिकली GS1 एंड GS3 एनवायरनमेंट। तो ये कुछ प्लेसेस थी इस बार न्यूज में हमारे पास में, जैसे तवांग वैली, जगन्नाथ टेम्पल बोध गया, जामरानी डैम दैट इज ऑन गोला रिवर एंड इट इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ रामगंगा रिवर। दिस इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ रामगंगा रिवर, और यहाँ पे एक डैम बनाया गया है, जामरानी डैम। ठीक है, फिर कुछ स्कीम्स थी, अग्निवीर स्कीम्स, क्योंकि पहला अग्निवीर है उसकी डेथ हुई है अभी रिसेंटली, तो अग्निवीर स्कीम न्यूज में आई। सिक्योर हिमालयस, ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर, बॉर्न कन्वेंशन वर्सेस बॉर्न चैलेंज, एक माइग्रेटरी स्पीशीज के लिए और एक बॉर्न चैलेंज है जो डेजर्टिफिकेशन के लिए है। अब लोग क्या करते हैं, इसको इंटरचेंज कर देंगे, या यूपीसी आपसे बॉर्न चैलेंज लिखेगी और अब आपको बॉर्न याद है, कन्वेंशन वर्सेस चैलेंज नहीं पता, फंस जाओगे। नेशनल स्मॉल सेविंग स्कीम्स एंड अपार आईडी फॉर वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी इनिशिएटिव, आधार है, अब क्या आ गया आप लोगों के लिए। स्नो लेपर्ड्स, वेरी इंपॉर्टेंट स्पीशीज इन हिमालयस, अपर रीजन में, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, कश्मीर, यहाँ पे ही आपको ये स्नो लेपर्ड्स मिलेंगे। हो सकता है कुछ और स्नोई रीजन्स में, अरुणाचल वाली साइड में, सिक्किम वाली साइड में, वहां भी थोड़ा सा प्रोबेबिलिटी होती है, लेकिन ये जो टॉप वाला रीजन है वहां पे आपको स्नो लेपर्ड्स मिलते हैं। इसके कंजर्वेशन की इनिशिएटिव्स भी लिए जा चुके हैं वहां पे। तो स्नो लेपर्ड्स, एंड देन देयर वाज सेकंड स्पीशी, दूसरी थी इस बार हिमालयन ईगल। सब कुछ नहीं पढ़ना होता, डू अंडरस्टैंड दिस, सब कुछ नहीं पढ़ना है आपको।
जो चीजें हॉट चल रही है, अब लोग बोले कि यार यूपीएससी तो किसी भी स्पीशी के बारे में पूछ लेती है, खराई कैमल, तो खराई कैमल के बारे में कोई कैसे पढ़ेगा? अरे भाई वो अखबार में आया था और उसकी पूरी तरीके से स्पेसिफिकेशंस आई थी कि वो इतना पानी में ट्रैवल कर सकता है, इतनी देर तक ट्रैवल कर सकता है, और उसी को स्टेटमेंट बना के उन्होंने वो थोड़ा सा उलझाया और आपको कॉमन सेंस पे टेस्ट कर लिया। इफ यू हैव रेड दैट आर्टिकल, तो आपको वो खराई कैमल वाला क्वेश्चन आप गलत नहीं कर सकते थे। तो यूपीएससी ऐसा नहीं है कि उनका मन करता है कि यार सारी स्पीशीज हैं उसमें से किसी एक को पिक कर लेते हैं और इस बार इससे पूछ लेते हैं। दिस इज नॉट द वे दे वर्क। उनका बड़ा सिंपल स्पेसिफिक फिनोमेना है, वो उन स्पीशीज के बारे में पूछेंगे जो न्यूज में चल रहे हैं। पूरे साल में अगर हम ट्राइडेंट के लेक्चर्स, महीने में 4 लेक्चर्स हो रहे हैं ट्राइडेंट के, लेट्स से कि हमने 10 से 11 महीने ट्राइडेंट किया, 44 लेक्चर्स हो गए। 44 लेक्चर्स में हर लेक्चर के अंदर एक या दो स्पीशीज आती है नई, और कुछ एक रिपीट भी होती हैं जो आपके ऑलरेडी कवर्ड है एनवायरनमेंट में या पिछले कुछ ट्राइडेंट के लेक्चर्स में। लेट्स से कि 44 लेक्चर में दो स्पीशीज के हिसाब से 88 हो गए, और कुछ थोड़ा स्केलिंग हम करते हैं तो 10 से 20 स्पीशीज अगर रिपीट हो रही हैं तो करीबन करीबन 60। ठीक है, 60 स्पीशीज के बारे में अगर थोड़ा थोड़ा भी पढ़ के जाओगे, सिर्फ थोड़ा थोड़ा सा, आपका 2 क्वेश्चन सही होंगे ही होंगे। अगर वो आ गए तो 2 से ऊपर क्वेश्चंस नहीं आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट इज डिजीज। एक न्यूज में आई है, अब इस डिजीज के बारे में कोई बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं पढ़ना है आपको, जस्ट इसका नाम देख लो कि ये क्यों है ना। एक जैसे आइसोलेशन के लिए आया है कि आइसोलेशन सिंड्रोम हो रहा है, 25% ऑफ द ग्लोबल एडल्ट्स आर सफरिंग फ्रॉम आइसोलेशन सिंड्रोम, है ना, कैप्टिविटी सिंड्रोम बोला जा रहा है। कल्चर इन न्यूज, ये आप संगम लिटरेचर में पढ़ेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक का नाम है तिरुकुरल बाय तिरुवल्लार। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कॉलर थे संगम पीरियड के। ठीक है, उसके बाद में ये आता है एक दशहरा फेस्टिवल जो मैसूर में मनाया जाता है, और तीसरा है हमारे पास में वज्र मुष्टि। ठीक है, एक बटुकामा फेस्टिवल भी होता है तेलंगाना में। ठीक है, आप पढ़ लोगे, हालांकि एनवायरनमेंट का पार्ट है। दिस द फ्लोरल फेस्टिवल, ये बोला आंध्र प्रदेश जाता था लेकिन अब वो तेलंगाना का पार्ट हो गया तेलंगाना बनने के बाद में, तो वो बटुकामा बोलते हैं उसको, है ना। ये भी न्यूज में था, जिसमें आपको रेफरेंस के लिए बता रहा हूँ क्योंकि स्टैटिक में कवर हो जाता है आपका। ये शायद स्टैटिक में कवर नहीं हो, ये तो 100% स्टैटिक में कवर होगा। नाउ साइंस एंड टेक इन न्यूज, ई सिम। ठीक है, ई सिम क्या है, और उसके बाद में एम्बेडेड यूनिवर्सल इंटीग्रेटेड सर्किट कार्ड। अभी नए फोन्स आ रहे हैं जिसमें सिम कार्ड डालने की जरूरत नहीं पड़ती है, तो तुमने पूछा क्या उससे भैया कि चलेगा कैसे फोन? तभी तो यूपीएससी आपसे पूछती है कि एनएफएस और ब्लूटूथ में क्या फर्क है। एनएफसी, आई एम सॉरी, एनएफएस नहीं, एनएफसी, नियर फील्ड कम्युनिकेशन एंड ब्लूटूथ में क्या फर्क है। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपकी डेली लाइफ इम्पैक्ट कर रही है। अब आपके फोन्स में कुछ टाइम बाद सिम नहीं डलेगी, तो आपको पता तो होना चाहिए ना कि ये फंक्शन कैसे कर रहा है। वेरी हॉट ई सिम। ठीक है, और उसके साथ में एक एम्बेडेड यूनिवर्सल इंटीग्रेटेड सर्किट कार्ड आता है, ये भी आपको याद रखना है। एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस एंड सुपर बग्स, ऑफ कोर्स ये आपको साइंस एंड टेक वाली फैकल्टी पढ़ाएंगी, और आपने शायद पढ़ा भी हुआ होगा। दैट्स इट। तो अक्टूबर के अंदर में 3rd वीक में यही रिव्यूज थे। बहुत ज्यादा इस बार कवरेज नहीं आया है क्योंकि इसराइल पैलेस्टीन काफी ज्यादा न्यूज में रहा है।